We are here again to record the topic relating to the audit and auditing and assurance of CA intermediate. कंपनी ऑडिट में ही हमने कारों के बाद here we are decide that हम कंपनी ऑडिट को ही क्यों ना पूरा कर लें, and then this is one of the easiest chapter, but काफ़ी टाइम से I do not read it at as much as I wanna to be read. So here we are starting the company audit. कंपनी ऑडिट का जो सीक्वेंस है, इफ वी टॉक अबाउट द सीक्वेंस, तो सीक्वेंस तो यही होता है सेक्शन 139, 140, 141, 142, बट द मॉड्यूल what the module is, they start the provision with the section 141, so we also cover in the same order. तो our sequence 1 will be the section 141 जो कि बात करता है which talks about the एलिजिबिलिटी के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है, जो कि डील करेगा विद सेक्शन 41, 41 1 एंड 2, और क्या डिसक्वालिफिकेशन है जो कि डील करेगा विद द सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 डी और उसका जो भी सब्सिक्वेंट आता है, सपोज आइला वॉट एवर इट इज. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इन दिस, ट्राई टू डिस्कस इन देन दिस पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग इज ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज. कौन कौन सी सर्विसेज जो है जो कि विच आर नॉट अप्रूव बाय द BOD ऑडिट कमेटी एज अ केस मे बी 144 के अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी सर्विसेज है. तो फर्स्टली हम आगे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. क्या लिखा है? Companies Act 2013 is a rule. Companies Act 2013. Companies Act 2013 a rule-based act है. रूल-बेस्ड एक्ट है. सेक्शन 139 से लेके सेक्शन 148 जो है ऑफ द कंपनीज एक्ट, herein after refer to the act unless otherwise mentioned. Deal the provision relating to the ऑडिट ऑफ कंपनी. डील करता है किसके साथ? जो सेक्शन 139 से लेके 148 है वो डील करता है जो भी प्रोविज़न है रिलेटिंग टू द ऑडिट ऑफ कंपनीज की. ऑडिट ऑफ कंपनीज जब हम कराते हैं तो कौन कौन से प्रोविज़न एप्लीकेबल होते हैं. देयरफॉर इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस प्रोविज़न वेरी केयरफुली. इसीलिए हमें ज़रूरत है, क्वाइट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस प्रोविजंस को बहुत ही अच्छे से समझने की. एंड यू मे ऑल्सो स्टडी सेक्शन 128 से 138 रिलेटिंग टू द काउंट्स ऑफ कंपनी. मतलब सेक्शन 139 से 148 तो डील करता है विद द ऑडिट ऑफ कंपनीज. सेक्शन 139 से लेके सेक्शन 148 तो डील करता है किसके साथ? डील करता है, इट डील्स विद द ऑडिट ऑफ कंपनीज के साथ डील करता है. और सेक्शन 128 से लेके सेक्शन 138 डील करता है विद द अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के साथ, जो कि हम कंपनी लॉ में पढ़ के आए हुए होते हैं. उसके बाद आता है हमारा द नेक्स्ट पार्ट इज अंडरस्टैंड दिस प्रोविजन. बहुत ही केयरफुली हमें समझने हैं. यू मे ऑल्सो स्टडी कर सकते हो सेक्शन 128 से सेक्शन 138 जो कि रिलेटिंग है टू द अकाउंट्स ऑफ कंपनी फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट. द प्रोविजन रिलेटिंग टू द ऑडिट ब्रॉडली डील विद हु कैन बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर अंडर द एक्ट. जो प्रोविजन है ऑडिट ऑफ कंपनीज से रिलेटेड वो क्या ब्रॉडली डील करता है दैट कौन अपॉइंट हो सकता है एज एन ऑडिटर ऑफ कौन अपॉइंट हो सकता है एज एन ऑडिटर अंडर द एक्ट के अकॉर्डिंग. क्वालिफिकेशन क्या होगी, डिसक्वालिफिकेशन क्या होगी, व्हाट विल बी द अपॉइंटमेंट, कैसे अपॉइंटमेंट होगा, व्हाट विल बी द मैनर ऑफ रिमूवल ऑफ एन ऑडिटर, कैसे ऑडिटर रिमूव हो सकता है, व्हाट विल बी देयर राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर. अ स्कीम ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट रिलेटिंग टू ऑडिट इज गिवन बिलो फॉर द क्विक रेफरेंस. और जो स्कीम है प्रोविजन की रिलेटिंग टू द ऑडिट से वो दी है इस चैप्टर में. करेक्ट. तो आगे हम डील करते हैं विद व्हाट, आगे हम जो सेक्शन पढ़ रहे हैं दैट इज दी सेक्शन नंबर 141. सेक्शन नंबर 141 पढ़ने की कोशिश करते हैं हम. यहाँ सेक्शन 141 डील करता है विद द एलिजिबिलिटी. क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या क्वालिफिकेशन होंगे एंड क्या डिसक्वालिफिकेशंस होंगे ऑफ एन ऑडिटर. सेक्शन 141 किसके साथ डील करता है? सेक्शन 141 डील करता है विद व्हाट विल बी द एलिजिबिलिटी. क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या क्वालिफिकेशन होंगे, क्या डिसक्वालिफिकेशन होंगे ऑडिटर के, यानी कि कौन आदमी एलिजिबल है, क्या क्वालिफिकेशन है उसकी एंड कौन डिसक्वालीफाई है. द प्रोविजन रिलेटिंग टू एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन
disqualification of an auditor are governed by section 141 of the Companies Act 2013, herein referred as the act and the main provision as stated below. एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन क्या होगा ऑडिटर का? जो प्रोविजन है रिलेटिंग टू एलिजिबिलिटी को लेके, क्वालिफिकेशन को लेके, डिसक्वालिफिकेशन को लेके ऑडिटर के, वो गवर्न है बाय सेक्शन 141 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के, हियर एंड रेफर्ड एज द एक्ट, जो मेन प्रोविजन है आर एज स्टेटेड बिलो. What is the eligibility to be appointed as an auditor of or auditor section 141 subsection 1 and 2. हमने पहले भी बताया था कि section 141 subsection 1 and 2 डील करता है that what will be the eligibility for an auditor to be appointed as an auditor. कि eligibility क्या होगी auditor की appointment के लिए? तो eligibility जो है वो बात करता है section 141 subsection 1 and 2. एलिजिबिलिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? एलिजिबिलिटी की बात करेगा सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 एंड 2. उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 एंड 2 के अंदर कौन कौन आता है? इंडिविजुअल. अगर सपोज कोई इंडिविजुअल ऑडिटर हुए तो एनी पर्सन हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको ही मस्ट बी अ सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो होना ही चाहिए, तभी वो किसी ये हम किसके डीलिंग मतलब किसके रिगार्ड की बातें कर रहे हैं? दीज ऑल रिलेटेड विद द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स की प्रोविजन है. हम इंटरनल ऑडिट जो कि सेक्शन 138 उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सेक्शन 139 से 148 जिसमें स्टैट्यूटरी ऑडिटर की बातें की जाती है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर पे क्या क्या चीज़ें एप्लीकेबल होती है, क्या क्या नहीं होती है. तो एलिजिबिलिटी टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 एंड 2. इंडिविजुअल ही मस्ट बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होना चाहिए. इंडिविजुअल के केस में हम क्या बोलते हैं? एनी पर्सन हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. इंडिविजुअल एलिजिबल होता है सिर्फ और सिर्फ तभी जब वो पर्सन क्या हो? चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो एनी पर्सन हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर कोई भी पर्सन वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो एलिजिबल है. हम क्या बोलते हैं? व्हाट इज द एलिजिबिलिटी टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 एंड 2. इंडिविजुअल अगर एनी पर्सन हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वह एलिजिबल होगा. फर्म के लिए वेयर मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर शुड बी द प्रैक्टिसिंग. फर्म के केस में क्या बोलते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर जो है वो प्रैक्टिसिंग होने चाहिए. एंड एलएलपी के केस में बोलते हैं ओनली पार्टनर्स प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. मतलब कि इंडिविजुअल के केस में एनी पर्सन हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है. फर्म के केस में वेयर मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर शुड बी द प्रैक्टिसिंग, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर प्रैक्टिस में होने चाहिए एज अ सीए इन द प्रैक्टिस. और एलएलपी के केस में ओनली पार्टनर हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट आर ओनली ऑथराइज्ड टू एक्ट एंड साइन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म. तो सेक्शन 141 की एलिजिबिलिटी क्या बोलती है? सेक्शन 141 सब सेक्शन 1 और 2 तीन केस की बात करता है. समथिंग रिलेटेड विद इंडिविजुअल, समथिंग रिलेटेड विद द फर्म एंड समथिंग रिलेटेड विद द एलएलपी. व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडिविजुअल केस तो एनी पर्सन हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. व्हेन वी टॉक अबाउट द फर्म वेयर मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, where क्या बोलते हैं हम? where the majority of partners should be the practicing chartered accountant. So if we talk about the eligibility criteria, there is a 3 criteria under section 141 subsection 2. If we talk about the individual case, then any person कौन? Any person who is a chartered accountant. If we talk about the firm where majority of partner क्या होने चाहिए? If we talk about the firm where majority of partners should be the practicing chartered accountant. And if we talk about the LLP, then only partners who are chartered accountant are only authorized to act and sign on behalf of the. तो वो क्या कर सकते हैं? आर ओनली ऑथराइज टू एक्ट एंड साइन द ऑडिट रिपोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म पे. तो जो पार्टनर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट है सिर्फ और सिर्फ वो ही ऑथराइज है टू एक्ट एंड साइन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म के बिहाफ पे. फिर उसके बाद आता है हम व्हाट, ये जो कॉलम है, this 3 column I have drew and this column are drawn by me and this is the barrack जो कि चैप्टर में लिखा है. A person shall be eligible अपॉइंटमेंट होगा only if he is a chartered accountant. तो हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल के केस में a person will be eligible only if he is a chartered accountant. फर्म के केस में where majority of a partner practicing in India are जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ पार्टनर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया आर चार्टर्ड अकाउंटेंट. और एलएलपी के केस में ओनली फर्म्स हु आर एलिजिबल टू एक्ट एंड आर ऑथराइज टू ओनली दोज वेयर मेजोरिटी ऑफ पार्टनर आर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट आर ओनली दोज आर ऑथराइज टू एक्ट एंड साइन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म. उसके बाद हम बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली कि
LLP जो है वो अपॉइंटेड LLP अभी नीचे आएगा कि कौन बॉडी कॉर्पोरेट एलिजिबल नहीं होती, तो बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन LLP एलिजिबल होती है, यानी कि LLP एलिजिबल है। LLP जो अंडर सेक्शन 2008 है वो एलिजिबल है। उसके बाद हम वी टॉक about am I eligible, person not eligible for appointment as per section 141 subsection 3. section 141 subsection 1 and 2 deal with the who are eligible, कौन है, फर्म है, इंडिविजुअल है, फर्म है और LLP है। कौन एलिजिबल नहीं है वो बताएगा हमें section 141 subsection 3। सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन LLP एक्ट 2008। अभी हमने पढ़ा कि LLP जो है दे आर ओनली वेयर द मेजोरिटी ऑफ अ पार्टनर, जहाँ पे प्रैक्टिस में है ओनली द चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट और साइन कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। तो LLP तो एलिजिबल है, पर LLP भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तो बॉडी कॉर्पोरेट तो हम क्या बोलेंगे कि बॉडी कॉर्पोरेट एलिजिबल नहीं है बट LLP है। तो बॉडी कॉर्पोरेट अंदर बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो एलिजिबल है अदर देन द LLP एक्ट 2008। उसके बाद बात करते हैं एन ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। सपोज कोई ऑफिसर है, एम्प्लॉय है कंपनी का, तो वो भी उस कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता है। तो उसी कंपनी के ऑफिसर या उसी कंपनी के एम्प्लॉय है तो भी उसी कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते हैं। हियर आई नीड 1 minute ब्रेक जस्ट टू ड्रिंक वाटर। सो हम यहाँ बात कर रहे हैं समथिंग रिलेटिंग टू दिस सेक्शन 141 सबसेक्शन 3। सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 में हम बोलते हैं कि पर्सन हु आर नॉट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। कौन से पर्सन एलिजिबल नहीं होंगे, तो सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन LLP एक्ट 2008, यानी कि जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो एलिजिबल नहीं है अदर देन LLP एक्ट 2008, यानी कि LLP एलिजिबल है। उसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट अबाउट दी एन ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अगर कोई ऑफिसर है, एम्प्लॉय है ऑफ द कंपनी का, तो अगर उसी कंपनी के आप ऑफिसर हो, आप उसी कंपनी के ऑफिसर हो, आप उसी कंपनी के एम्प्लॉय हो, मतलब आप कोई ऑफिसर हो या फिर कोई एम्प्लॉय हो, तो भी आप उसी कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते। देन ऑल्सो यू विल बी डिसक्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। तो हम क्या बोलते हैं, पर्सन हु all the person are not eligible for the appointment as an auditor as per section 141 subsection 3। अगर आप body corporate हो then you are not eligible other than the LLP Act 2008। if you are any officer and employee of that same company of the company, then also again you are not eligible to be appointed as an auditor। any partner employee of officer employee of the company, अगर आप कोई पार्टनर या फिर एम्प्लॉय, अगर आप कंपनी के कोई पार्टनर या फिर एम्प्लॉय हो किसी ऑफिसर एंड एम्प्लॉय की, यानी या तो आप पार्टनर हो उसी कंपनी के या फिर ऑफिसर के या फिर किसी ऑफिसर के, अगर सपोज आप एम्प्लॉय हो तो भी आप या तो आप पार्टनर हो या फिर किसी ऑफिसर के एम्प्लॉय हो या फिर एम्प्लॉय के अंदर या फिर किसी एम्प्लॉय के अंदर ही एम्प्लॉय हो, तो अगेन यू विल बी डिस्क्वालिफाइड टू बी एक्ट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। तो सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट with section 141 subsection 3 that who all are disqualified to act as an auditor of the company। तो बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन LLP एक्ट 2008 एंड ऑफिसर और एम्प्लॉय, अगर आप क्या हो, अगर आप कोई ऑफिसर हो या एम्प्लॉय हो या फिर अगर आप पार्टनर हो या फिर ऑफिसर हो, पार्टनर भी हो या फिर ऑफिसर हो ऑफ दी, किसके हो, ऑफिसर एम्प्लॉय हो या तो ऑफिसर एम्प्लॉय हो, मतलब पार्टनर हो और एम्प्लॉय हो, या तो आइदर यू आर पार्टनर या तो पार्टनर हो या फिर एम्प्लॉय हो ऑफ द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, या फिर एम्प्लॉय की एम्प्लॉय, या तो एम्प्लॉय के ऑफिसर हो या एम्प्लॉय की एम्प्लॉय हो, तो अगेन यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बी एक्ट एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। then deals with the person, partner and relative। if the PPR, that is a person, partner and relative, is holding security in cash
अगर वो क्या करता है, अगर वो सिक्योरिटी होल्ड करता है कंपनी में, एसोसिएट में, सब्सिडरी में, होल्डिंग में, या फिर सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग और एसोसिएट में, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो. तो व्हाट द 4 केसेस वी हैव एक्चुअली डील विद बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन दी LLP एक्ट. उसके बाद ऑफिसर एंड एम्प्लॉय, और हम क्या बोलते हैं, एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, या फिर क्या हो आप पार्टनर हो, पार्टनर और ऑफिसर, या फिर क्या हो पार्टनर एंड एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, या फिर इफ द PPR होल्डिंग सिक्योरिटी इन कैश, if the person partner and relative is holding security in cash in the company, associate, subsidiary and holding, तो हम क्या बोलते हैं 151, that is nothing but the sandwich in Deepika Rathi's ma'am language. It is what? Sandwich. अगर आप पर्सन पार्टनर रिलेटिव इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट, तो हम क्या बोलते हैं रिलेटिव इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी इन द कंपनी, रिलेटिव, पर उसकी अगर पर्सन पार्टनर हाउएवर द रिलेटिव कैन होल्ड एनी सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी और इंटरेस्ट रिलेटिव होल्ड कर सकता है अप टू द फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 1 लाख नहीं होनी चाहिए. यानी कि हम क्या बोलते हैं 1 लाख से ऊपर तक का अलाउ नहीं है, 1 लाख तक का अलाउ है, 1 लाख से ऊपर तक का अलाउ नहीं है. इफ द पर्सन पार्टनर एंड रिलेटिव इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी इन कैश, दैट इज द कंपनी, associate, subsidiary, holding, subsidiary of such holding or the associate is holding any security or interest in the company, relative can hold up to the interest of face value not exceeding 1 lakh, is indebted in excess of rupees 5 lakh. यानी कि अगर 5 लाख से ज़्यादा की अगर आपके ऊपर indebtedness है, indebted हो, then also you will be disqualified and has given any guarantee with, आपने क्या किया हो, गारंटी दी हो इन कनेक्शन विद द इनडेप्टनेस ऑफ थर्ड पर्सन के बिहाफ पे आप गारंटी दे रहे हो इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो. अगर 1 लाख से ऊपर की गारंटी दी है तो आप क्या हो, डिस्क्वालीफाई होंगे. तो दिस इज व्हाट, दिस इज 151, 151, नथिंग बट अ सैंडविच. if however the relative can hold the security interest of face value not exceeding 1 lakh, is indebted who in excess of rupees 5 lakh, has given any guarantee in connection with the indebtedness of a third person in excess of 1 lakh. आगे बात करते हैं. अभी तक क्या पढ़ा, अभी तक क्वालिफिकेशन तो इजी थी. एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन में तो ऐसा कुछ था नहीं कि दैट वी नीड टू रिवाइज अगेन एंड अगेन. डिस्क्वालिफिकेशन में भी अभी तक तो हमने सिर्फ 4 पॉइंट ही पढ़े हैं, बॉडी कॉर्पोरेट वाला एंड ऑफिसर एंड एम्प्लॉय वाला. और क्या पढ़ा, पर्सन पार्टनर, जो कि क्या हो, पर्सन पार्टनर हो, एम्प्लॉय ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी एंड PPR होल्डिंग सिक्योरिटी इन कैश. उसके बाद पढ़ते हैं, इज द पर्सन एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर. क्या ये पर्सन एलिजिबल है, तो जो हमने ऊपर पढ़ा है वही नीचे लिखा है, बिकॉज मैंने उसको ऊपर अलग से लिखा था. तो हम क्या बोलते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008. बॉडी कॉर्पोरेट में ही LLP आती है, बट LLP को एग्जाम्प्ट किया है, LLP को एलिजिबल माना है एज पर दी LLP एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग. एंड ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, यानी कि आप अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो तो बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिट नहीं कर सकती है. उसके बाद क्या है, एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, या फिर क्या हो, पर्सन और या फिर उसका रिलेटिव क्या हो, पर्सन और उसका रिलेटिव क्या हो, एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिसर, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिसर हो, पर्सन और पार्टनर हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट में हो, हु इज द एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, अ पर्सन और हु इज अ पार्टनर, इफ द पर्सन पार्टनर रिलेटिव इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन द सब्सिडरी इन द कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी होल्डिंग, सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग एंड एसोसिएट, सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग और रिलेटिव जो है वो होल्ड कर सकता है सिक्योरिटी ऑफ फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 1 lakh. इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट द कंडीशन ऑफ ₹1 lakh shall wherever relevant be also applicable in case of a company having not having share capital or other security. Suppose किसी कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं है तो क्या उस पर 1 लाख वाली कंडीशन नहीं लगेगी, उस पर भी लगेगी, चाहे उसकी हैविंग शेयर कैपिटल हो या दूसरी सिक्योरिटी हो. मतलब सपोज शेयर कैपिटल नहीं भी हो
और सिक्योरिटी तो भी ये लिमिट जो है वो एप्लीकेबल होगी. स्टूडेंट में ऑल्सो नोट दैट इन इवेंट ऑफ एक्वायरिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट बाय रिलेटिव अबाउट द थ्रेशोल्ड प्रिस्क्राइब लिमिट, अगर सपोज सिक्योरिटी और इंटरेस्ट रिलेटिव के द्वारा होल्ड किए गए हैं प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा, तो करेक्टिव एक्शन जो है टू मेंटेन द लिमिट एज स्पेसिफाई अबाउ शेल बी टेकन बाय द ऑडिटर. तो करेक्टिव एक्शन लिए जाने चाहिए टू मेंटेन द लिमिट एज स्पेसिफाई अबाउ शेल बी टेकन बाय द ऑडिटर. विद इन 60 डेज में ऑडिटर तुम करेक्टिव एक्शन ले लो ऑफ सच एक्विजिशन और इंटरेस्ट के. The following points merit consideration is in this regard क्या है? The value of shares of rupee 1 lakh that can be held by relative is the face value and not the market value. जो वैल्यू शेयर्स की कितना रिलेटिव होल्ड कर सकता है उसी कंपनी में वो 1 लाख है, दैट कैन बी हेल्ड बाय द रिलेटिव, वो फेस वैल्यू से है, मार्केट वैल्यू से नहीं है. So limit of 1 lakh would be applicable where the security are held. जो सिक्योरिटी हेल्ड कर सकता है दैट इज ओनली बाय द रिलेटिव नॉट बाय द ऑडिटर. मतलब ऑडिटर हिमसेल्फ कैन नॉट होल्ड एनी सिक्योरिटी इन केस एन ऑडिटर और हिज पार्टनर सिक्योरिटी ऑफ इवन अ स्मॉल वैल्यू की भी अगर ऑडिटर सिक्योरिटी हेल्ड कर लेता है तो द सेम शेल बी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. जो ग्रेस पीरियड है 60 डेज का फॉर करेक्टिव एक्शन शेल ओनली अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड बाय द रिलेटिव्स. जो ग्रेस पीरियड दिया है करेक्टिव एक्शन लेने के लिए 60 डेज का, वो सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव्स के लिए दिया है, ऑडिटर के लिए नहीं है दिया. दिस वॉट नॉट बी अप्लाई फॉर द ऑडिटर, क्योंकि ऑडिटर इवन कांट होल्ड द सिक्योरिटी ऑफ स्मॉल वैल्यू का भी सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकता है. द टर्म रिलेटिव एज डिफाइंड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 मीन्स एनीवन हु इज रिलेटेड टू अनदर मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. जो टर्म रिलेटिव है जो कि डिफाइंड है कंपनीज एक्ट 2013 में, हम क्या बोलते हैं, जो टर्म रिलेटिव है जो कि डिफाइंड है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 में मीन्स एनीवन हु इज रिलेटेड टू अनदर एज अ मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. कोई भी पर्सन किसी के साथ भी रिलेटिव हो, दैट इज अ मेंबर हो एचयूएफ का, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, हस्बैंड वाइफ फादर इंक्लूडिंग स्टेप फादर, मदर इंक्लूडिंग स्टेप मदर, सन इंक्लूडिंग स्टेप सन, सन की वाइफ, सन की वाइफ भी हमारी रिलेटिव है, डॉटर में स्टेप डॉटर नहीं लिखा है तो अभी तक लॉ मेकर्स ने ये क्लैरिफिकेशन नहीं दी है यानी कि स्टेप डॉटर आएगी या नहीं, बट अभी तक कुछ नहीं डाला है. डॉटर का हस्बैंड, ब्रदर इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर, सिस्टर इंक्लूडिंग स्टेप सिस्टर. रिलेटिव्स एज पर द कंपनीज एक्ट, रिलेटिव मेंबर्स ऑफ द एचयूएफ, तो कौन कौन आएगा रिलेटिव्स में? रिलेटिव में आएंगे सारे के सारे मेंबर्स एचयूएफ में, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो भी मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे आएंगे. हस्बैंड आएगा, वाइफ आएगी, फादर इंक्लूडिंग स्टेप फादर, मदर इंक्लूडिंग स्टेप मदर, सन इंक्लूडिंग स्टेप सन, डॉटर भी आएगी, सन की वाइफ यानी कि बहू, एंड डॉटर का हस्बैंड यानी कि वट एवर इट इज, और ब्रदर इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर, सिस्टर इंक्लूडिंग स्टेप सिस्टर. तो ये सारे रिलेटिव के डेफिनेशन में आते हैं. एंड व्हाट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट इज रिलेटिव की डेफिनेशन मैंने नीचे भी डाली थी. एंड दिस इज हु इज रिलेटिव, कौन कौन रिलेटिव है आपका, क्योंकि ये वापस आ रहा था. हु इज रिलेटिव एज पर सेक्शन 2 क्लोज 77, कौन रिलेटिव है एज पर सेक्शन 2 क्लोज 77 के अकॉर्डिंग ऑफ दी. किसी डेफिनेशन के पीछे जब सब सेक्शन होता है, नॉर्मली 2-3 में डेफिनेशन होती है तो उसके पीछे वाले को क्लॉज रीड करते हैं इंस्टीड ऑफ सब सेक्शन. तो इज रिलेटिव एज पर सेक्शन 2 क्लोज 77 ऑफ द कंपनीज एक्ट. आपके कौन कौन रिलेटिव है कंपनीज एक्ट 2013 की, तुम्हारा रिलेटिव कौन कौन है? हु विल बी योर रिलेटिव? मैं पूछती हूँ डेट हु विल बी योर रिलेटिव, तो कौन कौन रिलेटिव होगा? रिलेटिव विल बी दी मेंबर्स ऑफ सारे के सारे मेंबर्स एचयूएफ के सारे मेंबर्स रिलेटिव होंगे. हस्बैंड एंड वाइफ आर रिलेटिव. वन पर्सन रिलेटेड विथ अनदर पर्सन इन द फॉलोइंग, यानी कि मेंबर्स सारे के सारे मेंबर्स जितने भी एचयूएफ के सारे रिलेटिव होंगे दे विल बी रिलेटिव. हस्बैंड एंड वाइफ आर रिलेटेड विथ ईच अदर. वन पर्सन रिलेटेड विथ अनदर पर्सन इन द फॉलोइंग मैनर. हाउ द वन पर्सन रिलेटेड विथ अनदर पर्सन इन द फॉलोइंग मैनर मीन्स दैट फादर इंक्लूडिंग स्टेप फादर, फादर के साथ स्टेप फादर भी, मदर इंक्लूडिंग स्टेप मदर, सन इंक्लूडिंग स्टेप सन, सन की वाइफ यानी कि बहू, डॉटर. डॉटर के लिए हमें ध्यान रखना है कि लॉ मेकर्स ने अभी तक ये क्लैरिफाई नहीं किया है कि देयर विल बी स्टेप डॉटर को इंक्लूड नहीं किया है. डॉटर, हस्बैंड, ब्रदर इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर और
यहाँ पे ब्रदर लिखना मिसिंग हो गया है. ब्रदर इंक्लूडिंग स्टैप ब्रदर, brother including step brother and sister including step sister, sister including step sister. फिर से हम ऊपर ही चलते हैं बिकॉज ऊपर वाला पार्ट ही पेंडिंग है. हु इज रिलेटिव एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 77. इसकी डेफिनेशन क्या है? 2 क्लॉज 77 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है कि रिलेटिव कौन कौन होगा या फिर कौन कौन नहीं होगा. कहाँ से छोड़ा था हमने? आई थिंक ये वाला पार्ट पढ़ लिया था, ये भी ऑलमोस्ट हमने पढ़ लिया था. उसके बाद आता है मिस्टर एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है. ये केस स्टडी करते हैं. मिस्टर एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है. वो होल्ड कर रहे हैं सिक्योरिटी ऑफ XYZ लिमिटेड की और फेस वैल्यू ऑफ 900. वेदर मिस्टर ए इज क्वालिफाई फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ XYZ लिमिटेड. मिस्टर एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है. वो सिक्योरिटी होल्ड करते हैं XYZ लिमिटेड की जिसकी फेस वैल्यू ये है. तो वेदर क्या मिस्टर ए अपॉइंट, मतलब यहाँ पे हमें बता रहा है द पर्सन हिमसेल्फ इज होल्डिंग द सिक्योरिटी ऑफ फेस वैल्यू रेट. मतलब हमने क्या पढ़ा था? एज पर सेक्शन 143 सबसेक्शन एज पर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग दैट द पर्सन हिमसेल्फ कैन नॉट होल्ड इवन द सिक्योरिटी ऑफ स्मॉल वैल्यू. Auditor cannot hold, relative can hold, but not about the auditor. If the person, partner and relative, हम क्या बोलते हैं? As per section 141 subsection 3DI. This is mentioned under which section? That is as per section 141 3DI. Disqualification. An auditor is disqualified to be appointed as an auditor. एक जो ऑडिटर है वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर इफ ही हिज रिलेटिव और पार्टनर, इफ द पर्सन पार्टनर और रिलेटिव इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी. ये वाली है. यहाँ से तो एक्सपीरियंस लेटर चाहिए मैं कहाँ से लाऊं? है, तूने तेरे बिना जहाँ से आर्टिकल
तो हम क्या बोल रहे हैं कि ऑडिटर जो है पर्सन पार्टनर रिलेटिव इज होल्डिंग एज पर सेक्शन 141 सब सेक्शन 3D1 डिसक्वालिफिकेशन एंड ऑडिटर इज डिसक्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर इफ ही हिज रिलेटिव और पार्टनर इज होल्डिंग। हम क्या बोलते हैं सारे के सारे डिसक्वालीफाई हो जाएंगे अगर ऑडिटर हिमसेल्फ हिज रिलेटिव और पार्टनर इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन अ कंपनी एसोसिएट सब्सिडरी होल्डिंग एंड सब्सिडरी ऑफ सच अ होल्डिंग कंपनी। However, हम क्या बोलते हैं अगर if PPR is holding any security in cash then the same shall be disqualified to be appointed as an auditor of a company. तो in the present case Mr. A is holding security, यहाँ पे हमारा ऑडिटर खुद ही हमारा यहाँ पे जो पर्सन खुद है वो पर्सन खुद तो बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर सकता है, तो देयरफॉर इज नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ XYZ लिमिटेड के लिए एलिजिबल नहीं होगा। देन आता है हमारा द नेक्स्ट केस। मिस्टर पी जो है वो कौन है? मिस्टर पी एक प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट है और मिस्टर क्यू जो है वो रिलेटिव है मिस्टर पी का। is holding the security of ABC Limited having face value of 90,000, whether Mr. P is qualified from being appointed as an auditor of ABC Limited. Mr. P जो है Mr. P कौन है? Mr. P जो है एक practicing chartered accountant है। Mr. Q जो है वो relative है Mr. P का, जो कि hold कर रहा है security of ABC Limited की having the face value जिसकी 90,000. Relative is holding the security of face value 90,000, whether Mr. P is qualified from. However, if any person partner or relative is holding any security or interest in a case, security or interest in the cash will be disqualified. However, the relative can hold the security of face value not exceeding 1 lakh rupees. So in the present case Mr. Q is holding the security of 90,000 of face value, which is as per the requirement में है as per the proviso to section 141 subsection 3D1. Therefore Mr. P will not be disqualified to be appointed. Disqualification apply नहीं होगा of as an auditor of ABC Limited as per section 141 as per section 141 3D as per section, यहाँ मैंने गलत लिख लिया, this is as per section 141 3D 1 of the relative can hold security of face value not exceeding 1 lakh rupees. उसके बाद आता है हमारा द थर्ड वन। मैसर्स BC एंड कंपनी एक ऑडिट फर्म है जिसके पार्टनर है मिस्टर बी, मिस्टर सी एंड मिस्टर ए। मैसर्स BC एंड कंपनी एक ऑडिट फर्म है जिसके पार्टनर है मिस्टर बी, मिस्टर सी एंड मिस्टर ए जो है वो रिलेटिव है, मतलब मिस्टर सी एंड मिस्टर ए इज रिलेटिव ऑफ ईच अदर। मिस्टर सी इज होल्डिंग सिक्योरिटी ऑफ MFW हैविंग द फेस वैल्यू, उन्होंने सिक्योरिटी होल्ड कर रखी है MFW की ऑफ 1,01,000, whether Messrs BC and company is qualified from being appointed as an auditor of. क्या मिस्टर बी और मिस्टर सी जो है BC एंड कंपनी क्वालिफाई हो जाएगी, क्या वो ऑडिट कर सकती है MFW की? तो द आंसर इज नो, नहीं कर सकती, बिकॉज द रिलेटिव्स होल्डिंग द सिक्योरिटी होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट ऑफ अ फेस वैल्यू एक्सीडिंग 1 लाख, तो यहाँ पे नहीं कर पाएगी। एज पर सेक्शन 141 3D1, a person is disqualified to be appointed as an auditor if his relative or a partner is holding any security or interest in the company, associate, subsidiary of such a holding company. Further, as per the proviso to this section, the relative of the person may hold the security of interest in the company of face value not exceeding 1 lakh. In the instant case, Messrs BC and company will be disqualified for appointment as an auditor of MFW Limited as a relative of Mr. C, that is the partner of Messrs BC and company is holding security in MFW which is exceeding the limit mentioned in the proviso to section 141 3DI. उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट केस। Messrs RM and company is an audit firm है जिसके पार्टनर है CAR and CAM. And the firm has been offered the appointment as an auditor of N Limited for the financial year 16-17. Mr. B, the relative of CAR, is holding the shares of 5,000 of face value 10
यानी कि 50,000 इन अनलिमिटेड हैविंग, जिसकी मार्केट वैल्यू 1.5 लाख है। मार्केट वैल्यू हमें कंसिडर नहीं करनी होती, हमें कंसिडर करनी होती है अबाउट द फेस वैल्यू। तो विद इन द लिमिट है तो ये एलिजिबल है। एज पर सेक्शन 141(3)(d)(i), अ पर्सन शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी हु हिज रिलेटिव पार्टनर इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन द कैश। However, as per this proviso to this section, the relative of the person may hold the security or interest in the company of face value not exceeding 1 lakh. In the instant case, Messrs. RM Company is an audit firm having the partner CAR and CAM. Mr. B is a relative is holding the security of face value just 50,000 की रखी. Therefore, Messrs. RM and Company is not disqualified for appointment as an auditor of N Limited, as the relative of CAR, that is the partner of Messrs. RM and Company, is holding the security in N Limited, which is within the limit mentioned in the proviso to section 141(3)(d)(i) of the Companies Act 2013. उसके बाद बात करते हैं हम ये हमने पढ़ लिया है। अगर 151 दैट इज सैंडविच अगर इज इंटैप्टेड हो टू दी कंपनी, सबसे पहले तो क्या है कि हम सिक्योरिटी जो है 1 लाख की इज इंटैप्टेड टू द कंपनी। इंटैप्टेड किससे हो? टू द कंपनी सब्सिडरी होल्डिंग एसोसिएट सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। तो अगेन इज इंटैप्टेड टू व्हाट? इज इंटैप्टेड टू दी, इज इंटैप्टेड इन कैश लिख लेते हैं हम यहाँ। अगर आप indebted हो in cash, if you are indebted, कहा गया हमारा, अगर indebted हो in excess of ₹5 लाख, इन indebted वाली लिमिट में भी कैश ही आ रहा है। in cash, indebted in what? Indebted in the cash, that is the company associate subsidiary holding subsidiary of such a holding company, तो भी हमें क्या करना है, वही वाली लिमिट आएगी। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया 151 गारंटी प्रोवाइडेड एनी गारंटी इन कनेक्शन with what? Guarantee in connection with the indebtedness of any third person in excess of 1 lakh नहीं होनी चाहिए। Student may note that for the purpose of clause E above, the term business relationship, बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? शैल बी कंसिडर्ड इन एनी ट्रांजेक्शन एंटर इनटू फॉर अ कमर्शियल पर्पस एक्सेप्ट, मतलब कि बिजनेस रिलेशन में क्या आता है? सारे के सारे ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट कमर्शियल पर्पस के रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन आते हैं वो बिजनेस रिलेशनशिप होता है। पर बिजनेस रिलेशनशिप में क्या नहीं आता है? कमर्शियल ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट कमर्शियल ट्रांजेक्शन विच आर इन द प्रोफेशनल सर्विसेज परमिटेड टू बी रेंडर्ड बाय द ऑडिटर और द ऑडिट फर्म अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 एंड द रूल्स एंड द रेगुलेशन मेड अंडर दिस। ये बिजनेस रिलेशनशिप में नहीं आता है कि आपने अगर कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन किया है जो कि आपकी पीपीएस है, डेट इज की आपकी प्रोफेशनल परमिटेड सर्विस है, यानी कि ये सर्विस तो आप दोगे, ये बिजनेस रिलेशनशिप में नहीं आता है। या फिर वो कमर्शियल ट्रांजेक्शन जो कि आपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एट आर्म लेंथ प्राइस पे किए, तो वो भी चीज़ें बिजनेस रिलेशनशिप में नहीं आते हैं। तो बिजनेस रिलेशनशिप में क्या नहीं आता है? बिजनेस रिलेशनशिप में आपकी जो कमर्शियल ट्रांजेक्शन की पीपीएस वाले वो नहीं आते, और कमर्शियल ट्रांजेक्शन एट आर्म लेंथ प्राइस वाले वो भी नहीं आते हैं। अ पर्सन और अ फर्म हु वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी कि ये सारी चीज़ें तो पीपीएस प्रोफेशनल परमिटेड सर्विस तो दोगे ना, इसीलिए काम कर रहे हो एज पर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट रेगुलेशन एक्ट 1949, ये वाले। और कमर्शियल ट्रांजेक्शन जो आर्म लेंथ प्राइस पे कर रहे हो वो भी करोगे। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें, पर्सन और अ फर्म वेदर अगर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका किसी के साथ बिजनेस रिलेशनशिप है, अगर आप पर्सन का किसी के साथ भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में अगर आपका बिजनेस रिलेशनशिप है, कि डेफिनेशन से ऊपर हम क्या बोलते हैं कि डेफिनेशन से ऊपर से पढ़ेंगे विद द कंपनी सब्सिडरी होल्डिंग एसोसिएट सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी और एसोसिएट। अगर पर्सन का बिजनेस रिलेशनशिप है, हम क्या बोलते हैं? अगर पर्सन का बिजनेस रिलेशनशिप है, इफ द पर्सन हैज द बिजनेस रिलेशनशिप, अगर पर्सन का बिजनेस रिलेशनशिप है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका किसी से बिजनेस रिलेशनशिप है, किसी से भी हो, कंपनी से हो, एसोसिएट से, सब्सिडरी से, होल्डिंग से हो, सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग और एसोसिएट से हो, बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए पर्सन का, और द फर्म हैविंग बिजनेस रिलेशनशिप तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। ये हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। अगर किसी इंडिविजुअल का बिजनेस रिलेशनशिप है, और फर्म के केस में क्या बोल रहे हैं? अगर फर्म का भी कोई बिजनेस रिलेशनशिप है,
अगर सपोज फर्म का भी कोई बिजनेस रिलेशनशिप है, अ पर्सन, बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, अ पर्सन whose relative is a director in the employment of a company as a director or the key managerial personnel. ई वाला पॉइंट क्या है, बिजनेस रिलेशनशिप की बात की, और उससे पहले बॉक्स में बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब बताया था. उसके बाद एफ वाला पॉइंट है, अ पर्सन हुज रिलेटिव इज अ, अगर आपका रिलेटिव कोई डायरेक्टर है या इन द एम्प्लॉयमेंट में हो ऑफ अ कंपनी, या तो आपका रिलेटिव डायरेक्टर है या ऐसे लोगों के एम्प्लॉयमेंट में है कंपनी के एज अ डायरेक्टर या फिर की मैनेजरल पर्सोनल में है. आपके जो रिलेटिव है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, जिसे भी आपने रिलेटिव माना है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 77 के अकॉर्डिंग, जिसे भी किसी किसी रिलेटिव मानते हैं, हम रिलेटिव मानते हैं किसको, मेंबर्स ऑफ द एचएफ को, उसके बाद हस्बैंड और वाइफ को, और द फॉलोइंग पर्सन इन दी रिलेटेड विद ईच अदर, किसको मानते हो, रिलेटिव मदर को, फादर को, डॉटर को, सन को, सन्स सन्स वाइफ को, डॉटर्स हस्बैंड को, और सिस्टर एंड ब्रदर को. तो हम क्या बोलते हैं, पर्सन हु इज रिलेटिव, अगर उसका रिलेटिव डायरेक्टर है और इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए डायरेक्टर और एज अ की मैनेजरल पर्सनल, जो रिलेटिव है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, माता पिता है, भाई बहन है, वो एज ए डायरेक्टर है या फिर कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है, कंपनी के एज ए डायरेक्टर या की मैनेजरल पर्सनल की तरह नहीं काम करने चाहिए, तो वो पर्सन भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. उन लोगों की भी, उस फर्म की भी आप ऑडिट नहीं कर पाओगे. अ पर्सन जिसका रिलेटिव हुज अ रिलेटिव इज इन द एम्प्लॉयमेंट एज अ डायरेक्टर और द की मैनेजरल पर्सनल. अ पर्सन हु इज इन द फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, अगर आप पूरी जगह कहीं और काम करते हो तो आप किसी और कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकते हो. अ पर्सन हु इज इन द फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो, अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में किसी भी जगह इंगेज हो तो आप ऑडिट नहीं कर सकते हो. अ पर्सन हु इज इन द फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर. उसके बाद क्या बोलते हैं, और अ पर्सन और अ पार्टनर ऑफ अ फर्म होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज इट्स ऑडिटर, और अ पर्सन और अ पार्टनर ऑफ अ फर्म होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज इट्स ऑडिटर. अ पर्सन और अ पार्टनर ऑफ अ फर्म होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर, अगर आप मोर देन 20 कंपनीज की ऑडिट होल्ड करते हो तो भी आप ऑडिट नहीं कर सकते हो. मोर देन 20 कंपनीज में कौन कौन आता है, सारी आती है अदर देन, यानी कि 1% कंपनी नहीं आती है, डोरमेंट कंपनी नहीं आती है, स्मॉल कंपनी नहीं आती है. ODS, 1% कंपनी नहीं आएगी आपकी लिमिट में, 20 कंपनीज की लिमिट में आपकी 1% कंपनी नहीं आएगी, डोरमेंट कंपनी नहीं आएगी, स्मॉल कंपनी नहीं आएगी. कंपनी, प्राइवेट कंपनी हैविंग द पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन, अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़, अगर आपकी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, और अगर उसकी पेड अप शेयर कैपिटल, अगर उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है, तो भी आपकी वो 20 कंपनीज की लिमिट में नहीं आएगी. कौन कौन सी कंपनी लिमिट में नहीं आएगी, 1% नहीं आएगी, डोरमेंट नहीं आएगी, स्मॉल नहीं आएगी. दिस इज व्हाट, दिस इज ODS. 1% कंपनी नहीं आएगी, डोरमेंट कंपनी नहीं आएगी, स्मॉल कंपनी नहीं आएगी. डोसा, ऐसे बोल सकते हैं आपको, डोसा डोसा. डी यानी कि डोरमेंट, ओ यानी कि 1%, एस यानी कि स्मॉल कंपनी, आपको डोसा खाना पसंद होता है तो डोसा, डोसा याद आ जाता है, मसाला डोसा. तो डी, डोरमेंट कंपनी नहीं आएगी, 1% कंपनी नहीं आएगी, स्मॉल कंपनी नहीं आएगी. एंड यहाँ पे हम लिख लेते हैं डोसा. डोसा कौन सी कंपनी नहीं आएगी, 20 कंपनी की लिमिट में डोसा कंपनी नहीं आएगी. डोसा, डोसा, डोसा कंपनी नहीं है. डो सा, अरे डोसा. कौन कौन सी कंपनी नहीं आएगी 20 कंपनी की लिमिट्स में, कौन कौन सी कंपनी नहीं आएगी 20 कंपनी की लिमिट्स में, तो डोरमेंट कंपनी नहीं आएगी, 1% कंपनी नहीं आएगी, एंड स्मॉल कंपनी नहीं आएगी. करेक्ट. और प्राइवेट कंपनी नहीं आएगी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है. उसके बाद, ओ माय गॉड, ये तो बैटरी जाने वाली. वी विल डिस्कस लेटर.